शाम के साए गहरे हो रहे थे। मगरिब की अजान की गूंज हवेली के वसी दालानों में तहलील हो चुकी थी और अब हर तरफ एक खामोश बोझल उदासी छा रही थी। पुराने मजबूत सतूनों पर पड़ती सूरज की आखिरी किरणें भी मांद पड़ चुकी थी और राहदारियों में वो मखसूस ठंडक फैलने लगी थी जो सिर्फ पुरानी इमारतों का खासा होती है। मीर बालाज खान ने एक महीने बाद हवेली में कदम रखा था। शहर की मसनूई रोशनियां, बुलंदोबाला इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी उसकी जागीरदाराना फितरत पर कभी हावी ना हो सकी थी। वो इस मिट्टी का हिस्सा था और ये हवेली उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था। चेहरे पर सफर की थकावट और एक अनजानी बेजारी थी। हवेली के मामलात इसकी गैर मौजूदगी में बिगड़ जाते थे और वो जानता था कि उसकी वापसी पर एक तवील फहरिस्त उसकी मुंतजर होगी। उसका कद लंबा, जिस्म वर्जिशी और चेहरे पर एक ऐसी सख्ती थी जो उसकी कम उम्री के बावजूद उसे इस वसी जागीर का हकीकी वारिस साबित करती थी। वो पुराने हिस्से की तरफ जाने वाली तवील राहदारी में मुड़ा। ये हवेली का सबसे पुरसकून और तारीख हिस्सा था, जहां रोशनी का वाहिद जरिया दीवार में नस्ब एक पुराना बल्ब था जो उस वक्त टिमटिमा रहा था। हवा में रात की रानी की महक और पुराने फर्नीचर की मिली जुली बास रची हुई थी। बालाज अपने ख्यालात में गुम था जब राहदारी के आखिरी सिरे पर, जहां से मुलाजमीन के क्वार्टर्स की तरफ रास्ता जाता था, एक साया सा नमूदार हुआ। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक नाजुक वजूद जो शायद किसी खौफ या जल्दी में भाग रहा था, सीधा उसके चौड़े सीने से टकरा गया। तसादुम शदीद था। मीर बालाज ने खुद को संभाला। उसके मजबूत बाजुओं ने गिरते हुए वजूद को थामने की भी जहमत ना की। वो महज एक कदम पीछे हटा। उसकी आंखों में शदीद बरहमी और हैरत थी। कौन हो तुम? और इस तरह अंधों की तरह। इसके अल्फाज इस वक्त हलक में ही दम तोड़ गए जब उसने गिरने वाले वजूद को देखा। ये नूरी थी, हवेली की लातादाद मुलाजमाओं में से एक, जिन्हें वो शायद नाम से भी नहीं जानता था। एक दुबला पतला सहमा हुआ वजूद जो अब फर्श पर गिरी अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। बालाज का मूड पहले ही खराब था। उस मुदाखलत ने इसे मजीद बदमिजाज कर दिया। तुम्हें नजर नहीं आता? इसकी आवाज राहदारी में गूंजी। उठो यहां से। लड़की उठी नहीं, वो वहीं बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। मैंने कहा उठो। बालाज ने इस बार आवाज को मजीद सख्त किया। नूरी ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसकी आंखें खौफ और एक ऐसी मायूसी से भरी थी जिसे बालाज समझ ना सका। इसके फटे हुए होंठ हिले जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर आवाज ना निकल रही हो। बालाज मीर। इसकी आवाज एक घुटी हुई ससकी थी। बालाज ने बेसब्री से माथे पर हाथ फेरा। क्या मुसीबत है? जो कहने जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। नूरी ने अपनी सारी हिम्मत मुज्तमा की। इसने फर्श पर नजरें गाड़ दी और अपनी कांपती हुई आवाज में वो अल्फाज कहे जिसने वक्त को साकित कर दिया। मीर, मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। एक लम्हे के लिए राहदारी में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। यहां तक कि टिमटिमाता हुआ बल्ब भी साकित हो गया। मीर बालाज जो हर तरह के हालात का सामना करने का आदी था, जो सैकड़ों लोगों पर हुक्म चलाता था, इस एक जुमले से साकित हो गया। इसका चौड़ा सीना जिससे वो अभी टकराई थी जैसे बर्फ का बन गया हो। पहले तो इसके दिमाग ने इन अल्फाज को समझने से इनकार कर दिया। ये एक बेमायनी शोर था। फिर जब मतलब इसके जहन पर उतरा तो इसके चेहरे पर शदीद बेयकीनी की लहर दौड़ गई। क्या? इसका जुमला अधूरा रह गया। मैं सच कह रही हूं मीर, नूरी ने अब भी फर्श को घूरते हुए कहा। इसके आंसू इसके गालों पर लकीरें बना रहे थे।
बालाज का दिमाग जैसे एक झटके से फाल हुआ। बेयकीनी की जगह अब इस शदीद गुस्से ने ले ली थी। इसकी आंखें जो पहले थकी हुई थी अब गुस्से से दहक रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और झुककर अपनी उंगलियों से नूरी की ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। दोबारा कहना। इसकी आवाज किसी सरगोशी से ज्यादा नहीं थी, मगर इसमें छुपी तेजी नूरी की रूह तक को जख्मी कर गई। नूरी ने खौफ से आंखें मीच ली। मैं हामला हूं। आपके बकवास बंद करो। बालाज का गुस्सा फट पड़ा। वो सीधा खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब पूरी हवेली में गूंजने लायक थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक मुलाजमा मुझ पर ये इल्जाम लगाओगी? वो गुस्से से टहलने लगा। मैंने तो तुम्हें आज तक छुआ भी नहीं। मैं शायद तुम्हारा नाम तक ठीक से नहीं जानता, तो फिर तुम मुझसे ये घटिया इल्जाम क्यों लगा रही हो? इसका चेहरा गुस्से और हैरत से सुर्ख हो रहा था। वो दंग था। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये उसकी इज्जत, उसके नाम, उसकी हैसियत पर हमला था। किसने भेजा है तुम्हें? वो मुड़ा और नूरी को बाजों से पकड़कर झंझोड़ दिया। बोलो, किसकी शय पर ये खेल रचा रही हो? मेरे दुश्मनों ने भेजा है। पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए तुम्हें इस झूठ को वापस लेने के लिए? नूरी इसकी गिरफ्त में एक पत्ते की तरह कांप रही थी। नहीं मीर, खुदा का वास्ता। वो बुरी तरह रो रही थी। कोई खेल नहीं है, किसी ने नहीं भेजा। तो फिर ये क्या है? बालाज चीखा। तुम होश में तो हो? जानती हो इस इल्जाम का मतलब क्या है? इसका अंजाम क्या होगा? मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। नूरी, अगर यही तुम्हारा नाम है तो मैं जानती हूं। नूरी की आवाज में अब खौफ के साथ एक अजीब सी शिकस्तगी थी। मैं सब जानती हूं। फिर भी झूठ बोल रही हो? बालाज ने इसे धक्का दिया। वो बामुश्किल गिरने से बची। मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बार उसकी आवाज में एक कमजोर सी मगर वाज़ेह जिद थी। उसने आंसू पूंछे और लड़ते हुए खड़ी हुई। इसका दुपट्टा अब भी फर्श पर था। उसने अपनी नजरें मीर बालाज की आंखों में गाड़ दी। मैं सच कह रही हूं। बालाज उसके बदले हुए अंदाज पर एक लम्हे को ठटका। ये वो खौफजदा सहमी हुई लड़की नहीं थी जो अभी इससे टकराई थी। इसकी आंखों में आंसुओं के पीछे कुछ और था। सच्चाई या महज एक गहरा शातिराना झूठ? बालाज की आंखें सिकुड़ गईं। इसका गुस्सा अब एक सर्द कैफियत में बदल रहा था। वो एक जागीरदार था। वो लोगों की आंखों में सच और झूठ पहचानना जानता था, मगर इस लड़की की आंखों में जो था वो इसकी समझ से बालातर था। सबूत क्या है तुम्हारे पास? उसकी आवाज अब भी सख्त थी। नूरी ने नफी में सर हिलाया। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है? बालाज तंजिया हंसा। तो तुमने सोचा कि तुम हवेली के मालिक पर इल्जाम लगाओगी और वो तुम्हारे आंसुओं को देखकर मान लेगा? तुमने मुझे क्या समझा है? मैंने आपको कुछ नहीं समझा, नूरी ने हिम्मत से कहा। मैं तो बस आपको बताने आई थी। ये आप? मैं क्या? बालाज इसके करीब आया, इसकी आंखों में झांकते हुए। मैं जानी हूं, बदकिरदार हूं। बोलो। आप भूल गए हैं। नूरी की आवाज फिर से काम गई। ये जुमला बालाज को मजीद मुश्तिल कर गया। भूल गया? क्या भूल गया? वो जो कभी हुआ ही नहीं। वो नूरी के बिल्कुल सामने खड़ा था। देखो लड़की, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मुझे सच सच बताओ, ये किसका गुनाह है जिसे तुम मेरे सर थोप कर अपनी जान बचाना चाहती हो? बताओ, कौन है वो? कोई दूसरा मुलाजिम? कोई बाहर का आदमी? कोई नहीं अमीर, नूरी ने रोते हुए कहा। सिर्फ आप हैं। कब? बालाज ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी वही सर्द गुस्सा था। मैं तो 1 महीने से शहर में था। नूरी की आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं। इससे पहले जब आप पिछली बार आए थे, वो रात? बालाज ने अपने जहन पर जोर दिया। कौन सी रात? जिस रात तूफान आया था। नूरी की आवाज अब इतनी मध्यम थी कि बालाज को सुनने के लिए झुकना पड़ा। बहुत तेज बारिश थी और हवेली की लाइट ऑफ थी और आप अपने होश में नहीं थे। बालाज का दिमाग सुन हो गया। वो रात इसे धुंधली सी याद थी। तूफान, अंधेरा और वो नशा जो उसने शहर से लाकर किया था। वो इस रात होश में नहीं था, मगर
उसने अपनी याददाश्त को झटका। नहीं, नामुमकिन। वो होश में नहीं था, मगर इतना भी नहीं कि उसे कुछ याद ही ना रहे। तुम झूठ बोल रही हो, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। इस रात मैं अकेला था, मैं अपने कमरे में था। नहीं मीर, नूरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप अकेले नहीं थे। मैं आपके कमरे में पानी रखने आई थी और आपने मुझे जाने नहीं दिया। मीर बालाज ने एक कदम पीछे हटाया, जैसे किसी ने उसके सीने पर घोंसा मारा हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक गहरी खौफनाक कश्मकश थी। वो उस रात को याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी याददाश्त सिर्फ अंधेरे, बारिश के शोर और नशे की तलखी पर आकर रुक जाती थी। राहदारी में एक बार फिर वही मौत का सा सन्नाटा छा गया। नूरी वहीं खड़ी रो रही थी और मीर बालाज, हवेली का मालिक, अपनी ही हवेली की तारीक राहदारी में अपनी ही याददाश्त के सामने बेबस खड़ा था। उसे नूरी को देखा, उसकी कांपती हुई हालत, उसकी आंखों में खौफ और उसकी आवाज में जिद। मैं सच कह रही हूं मीर, नूरी ने आखिरी बार दोहराया। बालाज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से मुड़ा और अपने भारी कदमों से राहदारी में आगे बढ़ गया। इसके जूतों की चाप जो आते हुए वो रोप थी, अब यूं लग रही थी जैसे वो किसी बोझ तले दबकर भाग रहा हो। वो रुका नहीं, उसने पलट कर भी नहीं देखा। नूरी वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। फिर जब उसके कदमों की चाप दूर कहीं गुम हो गई, तो वो वहीं उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसकी सिसकियां इस अंधेरी खामोश राहदारी में गूंजने लगीं। शाम मुकम्मल तौर पर रात में बदल चुकी थी। अगली सुबह हवेली में सूरज तो तलू हुआ, मगर रोशनी न लाया। एक मनहूस बोझल खामोशी ने दरो दीवार को अपनी लपेट में ले रखा था। रात भर में नूरी की कही बात, जो कल शाम तक सिर्फ एक तारीक राहदारी का राज थी, अब हवेली के कोने खुदरों में भी जहरीली सरगोशियों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मुलाजमीन जो कल तक मीर बालाज के कदमों की आहट से सहम जाते थे, आज एक दूसरे को मायनी खेज नजरों से देख रहे थे। इनकी नजरों में खौफ नहीं, एक अजीब सा तजस्सुस था। हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे एक मुलाजमा की कोख में पलने वाली जिंदगी ने इनके मालिक को बेदाग खदाई का चैलेंज कर दिया। मीर बालाज खान अपने कमरे में बंद था। वो रात भर सो नहीं सका। उसका दिमाग इस रात को याद करने की कोशिश में फट रहा था। वो तूफानी रात में उसे बारिश का शोर याद था, नशे की ज्यादती याद थी, अपने कमरे की तन्हाई का एहसास याद था। मगर उसके बाद सब कुछ एक स्याह धुंध में डूबा हुआ था। क्या वो वाकई इतना मदहोश हो गया था? क्या उसने नहीं, उसने गुस्से से मेज पर धरी अशिया को धक्का दिया, जो फर्श पर गिरकर किरची किरची हो गई। नामुमकिन, वो लड़की झूठ बोल रही है। वो खुद को यकीन दिला रहा था, मगर उसके अंदर एक खौफनाक शक का कीड़ा रेंग रहा था। वो नूरी से नफरत कर रहा था, मगर उससे ज्यादा नफरत उसे अपने इस बेबसी पर आ रही थी कि वो इस रात को याद नहीं कर पा रहा था। इसी वक्त दरवाजे पर एक मोहताज सी दस्तक हुई। कौन है? बालाज की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। खान, वो सरदार जी आपको बुला रहे हैं। बाहर खड़े बूढ़े मुलाजिम की आवाज कांप रही थी। बालाज ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। यही वो लम्हा था जिसका उसे डर था। इस हवेली का असल मालिक उसके दादा सरदार हशमत खान, वो शख्स जिसकी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था, वो अपने कमरे से निकला। वही राहदारी जो कल शाम तक तारीख थी, आज सुबह की रोशनी में भी बोझल लग रही थी। वो चलता हुआ मरकजी हॉल में आया। इसकी माँ जरीना बेगम सफेद दुपट्टे में मलबूस तस्वीर पर उंगलियां फेर रही थी। इनकी आंखें रोने से सुर्ख थी, मगर इनमें आंसू से ज्यादा गुस्सा था। अम्मा, बालाज इनके करीब रुका। मत कहना कुछ बालाज, जरीना बेगम की आवाज में एक ठहराव था। मुझे यकीन नहीं आता मैं इस हवेली में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। एक मुलाजमा, एक 2 टके की लड़की, इसने हमारे खानदान की इज्जत पर
अम्मा ये झूठ है, बालाज ने सख्ती से कहा। मैं दादा जान से बात करने जा रहा हूँ। क्या बात करोगे? उसकी माँ ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्या कहोगे उनसे? वो लड़की अपनी बात पर अड़ी हुई है। उसने सुबह सरदार जी के सामने भी यही कहा है। बालाज को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। उसने दादा जान से बात की। उसे बुलवाया गया था। जरीना ने तलखी से कहा, अब तुम भी जाओ, तुम्हारी अदालत लगी है। बालाज मजीद कुछ कहे बगैर वहां से मुड़ गया। उसके कदमों में गुस्सा था। वो अब दादा जान के कमरे के बाहर खड़ा था। वो कमरा जो हवेली का मरकज समझा जाता था। उसे दरवाजा खटखटाया। आ जाओ। अंदर से सरदार हशमत खान की रोब आवाज आई। बालाज अंदर दाखिल हुआ। कमरा पुरानी किताबों, लकड़ी के फर्नीचर और तंबाकू की मिली जुली बू से भरा हुआ था। सरदार हशमत खान एक भारी भरकम वजूद अपनी बड़ी सी अबनोसी मेज के पीछे बैठे थे। इनके सफेद बाल और दाढ़ी इनके चेहरे को मजीद पुरवकार बनाए थे। इन्होंने नजरें उठाकर बालाज को नहीं देखा। वो मेज पर रखे एक पुराने पेपरवेट को घुमा रहे थे। बैठो, इन्होंने बगैर देखे कहा। बालाज वहीं खड़ा रहा। दादा जान, मैंने कहा बैठो। इस बार आवाज में वो सर्द मेहरी थी कि बालाज को मजबूरन सामने पड़ी कुर्सी पर बैठना पड़ा। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। सिर्फ घड़ी के टिक टिक और सरदार जी के हाथ में घूमते पेपरवेट की आवाज गूंज रही थी। तो सरदार हशमत खान ने बिलाखिर नजरें उठाई। इनकी आंखें भूरी और अकाब की तरह तेज थी। मीर बालाज खान, शहर से क्या सीख कर आए हो? दादा जान, जो भी आपने सुना है, मैंने जो सुना है वो अगर सच है तो तुमने इस खानदान की 7 पुश्तों की इज्जत को आग लगा दी है। सरदार जी की आवाज अब भी सपाट थी। और अगर ये झूठ है तो तुम इतने कमजोर हो गए हो कि एक मुलाजमा तुम्हारी पगड़ी उछाल सकती है। बालाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये झूठ है, सरासर झूठ। ये एक साजिश है। इस लड़की ने पैसों के लिए। सरदार जी मुस्कुराए। अगर इनकी आंखों में हंसी नहीं थी तो तुम मानते हो कि इस हवेली में हमारे खिलाफ साजिश हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा। बालाज उलझ गया। फिर तुम क्या कह रहे हो? सरदार जी ने पेपर वेट मेज पर रखा। सुबह इस लड़की को यहाँ बुलाया गया था। नूरी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी फूफियां सब मौजूद थी। वो जमीन पर बैठी थी। वो लड़की कांप रही थी। खौफ से इसका रंग जर्द था। मगर उसने एक ही बात कही, ये बच्चा मीर बालाज खान का है। वो झूठ बोल रही है। बालाज चीख पड़ा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो इसे आज तक छुआ भी नहीं। ये तुम कह रहे हो? सरदार जी ने ठंडे लहजे में कहा। मगर तुम्हारा माजी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। बालाज, तुम शहर से क्या सीख कर आए हो? ये तो मैं नहीं जानता, मगर तुम जो कुछ यहाँ से सीख कर गए थे वो भूल आए हो। तुम भूल गए हो कि एक सरदार का किरदार कैसा होता है। तुम इस हवेली और जायदाद के इकलौते वारिस हो। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। बालाज को अपनी समाज पर यकीन नहीं आया। अपने पोते पर, एक मुलाजमा की बात पर। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, सरदार हशमत खान ने कहा। मैं हालात पर शक कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि बालाज ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा पोता इतना नहीं गिर सकता। मगर दुनिया, बालाज, ये दुनिया यकीन कर लेगी। वो उठे और कमरे में टहलने लगे। तुम्हें वो तूफान वाली रात याद है? बालाज का दिल धक से रह गया। हाँ याद है, इसने फौरन कहा। क्या याद है? सरदार जी तेजी से मुड़े। क्या तुम्हें याद है कि तुमने कितनी पी थी? क्या तुम्हें याद है कि तुम अपने कमरे तक कैसे पहुंचे थे? क्या तुम्हें याद है कि तुमने इस रात के अंधेरे में क्या किया? बालाज खामोश हो गया। इसका चेहरा सफेद पड़ गया। इसकी खामोशी इसका जवाब थी। देखा, सरदार जी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? दादा जान, मैं, बालाज की आवाज में पहली बार इल्तिजा थी। मैं नशे में हो सकता हूं मगर मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की झूठ बोल रही है। खुदा की कसम, वो झूठ बोल रही है। कसम? सरदार जी ने तंजिया कहा। कसमें खाने से गुनाह नहीं मिटते बालाज, और ना ही इल्जामात। तो फिर आप क्या चाहते हैं? बालाज ने शिकस्त खुर्दा लहजे में पूछा। मैं इंसाफ चाहता हूँ, सरदार जी ने कहा।
नहीं, इंसाफ नहीं, मैं इस हवेली की इज्जत वापस चाहता हूँ। इस लड़की को हवेली से निकाल दें, इससे पैसे दें। और क्या? सरदार जी ने इसे टोका ताकि वो बाहर जाकर पूरे गांव में ढंडोरा पीटे कि मीर बालाज खान ने इसे इस्तेमाल करके निकाल दिया, ताकि कल को वो इस बच्चे को लेकर आए और हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाए। नहीं बालाज, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? सरदार हशमत खान चंद लम्हे इसे घूरते रहे। इनकी उकाबी नजरें बालाज के चेहरे का जायजा ले रही थीं। तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, बालाज ने मजबूती से कहा। तुम कहते हो वो लड़की झूठ बोल रही है। वो झूठ बोल रही है तो फिर? सरदार जी ने मेज पर हाथ मारा। तो फिर ये बात साबित करो। बालाज ने हैरत से इन्हें देखा। साबित करूं? मैं कैसे साबित करूं? वो रात गई, मैं वक्त को पीछे कैसे ले जाऊं? मैं कैसे साबित करूं कि जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ? ये मैं नहीं जानता। सरदार जी की आवाज कती थी। तुम मीर बालाज खान हो, तुम इस जागीर के वारिस हो। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते तो तुम इस इज्जत के हकदार भी नहीं हो। और अगर मैं साबित ना कर सका? बालाज ने डरते डरते पूछा। सरदार जी की आंखों में एक लम्हे के लिए शौला सा भड़का। अगर तुम साबित न कर सके तो फिर इस गुनाह को कबूल करना होगा। तुम्हें इस लड़की को और इस बच्चे को अपनाना होगा। नहीं, बालाज खड़ा हो गया। ये कभी नहीं होगा, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें मरने का हक भी नहीं है बालाज, सरदार जी ने कहा। तुमने हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। अब या तो अपनी बेगुनाही का सबूत लाओ या फिर इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए इस गंदगी को अपने नाम के साथ कबूल कर लो। वो बालाज को कोई और जवाब दिए बगैर मेज पर पड़े कागजात में मसरूफ हो गए। बालाज वहीं खड़ा देखता रहा। इसके दादा ने इसे दो रास्तों पर ला खड़ा कर दिया और दोनों ही मौत से बदतर थे। जाओ, सरदार जी ने बगैर नजरें उठाए कहा, और इस लड़की नूरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो यहीं रहेगी मेरी नजरों के सामने जब तक सच सामने नहीं आ जाता। बालाज बोझल कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। इसके कानों में दादा जान के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, ये बात साबित करो। वो कैसे साबित करे? गाड़ी हवेली के गेट से निकली और शहर की पुख्ता सड़क पर आ गई। मीर बालाज खान गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था। इसकी आंखें सड़क पर थी मगर इसका दिमाग हवेली में अटका हुआ था। हर घंटा जो गुजर रहा था उसकी बेगुनाही पर शक का साया गहरा कर रहा था। इसके बराबर वाली सीट पर नूरी एक कोने में सिमटी हुई बेआवाज आंसू बहा रही थी। इसने शहर पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और अजनबी चेहरे इसे खौफजदा कर रहे थे, मगर इसका असल खौफ वो शख्स था जो इसके बराबर बैठा था। वो शख्स जो इसे किसी अनजानी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहे हैं आप मीर? इसने बिलाखिर हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा। बालाज ने इसकी तरफ नहीं देखा। इसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। जहन्नुम में, या शायद इससे भी बदतर जगह। नूरी दोबारा सहम कर खामोश हो गई। एक बात बताओ, बालाज ने अचानक पूछा। इसकी नजरें अब भी सड़क पर थी। तुम्हें ये सब कर क्या मिलेगा? मैंने सच कहा है। नूरी ने रटा रटाया जुमला दोहराया। सच? बालाज तंजिया हंसा। तुम्हारा सच आज ही सामने आ जाएगा और इसके बाद मैं तुम्हारा जो हश्र करूंगा इसे तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। गाड़ी शहर के सबसे पोश इलाके में दाखिल हुई और एक साफ सुथरी शीशे की इमारत के सामने रुक गई। बालाज ने गाड़ी लॉक की और नूरी के बाजों की सख्ती से पकड़कर बाहर घसीटा। चलो। क्लिनिक के अंदर का माहौल नूरी के लिए बिल्कुल नया था। ठंडी हवा, दवाओं की महक और खामोशी। बालाज उसे सीधा एक काउंटर पर ले गया और रिसेप्शनिस्ट से बात की। चंद लम्हों में एक नर्स आई और इन्हें एक प्राइवेट कमरे में ले गई। मीर साहब, डॉक्टर फरीदा बस अभी आती हैं, नर्स ने अदब से कहा और चली गई। नूरी कमरे के कोने में खड़ी दीवारों पर लगी मुस्कुराते बच्चों की तस्वीरों को घूर रही थी। इसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों है। दरवाजा खुला और एक उधेड़ उम्र पुरएतमाद खातून डॉक्टर की सूरत में दाखिल हुई। मीर बालाज खान, डॉक्टर फरीदा ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर बालाज के चेहरे पर सख्ती देखकर वो फौरन संजीदा हो गई। जी फरमाइए डॉक्टर। बालाज सीधा मतलब पर आया।
ये लड़की नूरी ये दावा करती है कि ये हामला है। डॉक्टर फरीदा ने नूरी की तरफ देखा जो अब खौफ से कांप रही थी। ओके, तो आप अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं? मैं सब कुछ करवाना चाहता हूँ, बलाज ने कहा। मुझे सच चाहिए, अभी और इसी वक्त। मुझे तहरीरी रिपोर्ट चाहिए कि सच क्या है। डॉक्टर फरीदा ने सूरत-ए-हाल की नज़ाकत को भांप लिया। ये कोई आम चेकअप नहीं था। ठीक है मीर साहब। नूरी बेटा, आप मेरे साथ आए। नूरी ने खौफ से बलाज की तरफ देखा। नहीं, मुझे कुछ नहीं करवाना, मुझे घर जाना है। कहीं नहीं जा रही तुम? बलाज धारा। जाओ इसके साथ, वरना मैं तुम्हें उठाकर इस बेड पर पटक दूंगा। नूरी रोती हुई डॉक्टर के साथ महलका कमरे में चली गई। बलाज वहीं बैठ गया। इसका पांव बेचैनी से हिल रहा था। हर गुजरता लम्हा उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। वो क्या साबित करना चाहती थी? वो क्यों अपनी और इसकी जिंदगी तबाह करने पर तुली थी? 15 मिनट जो इसे 15 सदियों जैसे लगे गुजर गए। दरवाजा खुला, डॉक्टर फरीदा बाहर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। मीर साहब, आप अंदर आ सकते हैं। बलाज उठकर अंदर गया। नूरी एक बेड पर बैठी थी, अपना चेहरा हाथों में छुपाए। जी डॉक्टर, बलाज ने बेसब्री से पूछा। डॉक्टर फरीदा ने अपनी ऐनक सीधी की। मीर साहब, मैंने मुआयना मुकम्मल कर लिया है तो, और ये लड़की हामला नहीं है। बलाज को लगा जैसे इसके सर से मनो बोझ उतर गया हो। इसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। एक फातिहाना मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। मैं जानता था, झूठी मकार। 1 मिनट मीर साहब, डॉक्टर ने इसे टोका। बात यहाँ खत्म नहीं होती। बलाज ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब? डॉक्टर फरीदा ने नूरी की तरफ देखा और फिर बलाज से मुखातिब हुई। मीर साहब, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल साफ है, बच्चा होने का कोई इम्कान नहीं। लेकिन मैंने जब मजीद मुआयना किया तो एक बात सामने आई। क्या बात? बलाज का दिल फिर से धड़का। मीर साहब, डॉक्टर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, ये लड़की ये अभी तक वर्जिन है। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। बलाज का दिमाग सुन हो गया। हामला ना होना एक बात थी, मगर वर्जिन होना, इसका मतलब है कि इनके दरमियान कुछ भी नहीं हुआ था। ना वो जो इसे याद नहीं था, ना वो जिसका नूरी दावा कर रही थी। बलाज का गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी परेशानी, सब कुछ एक लम्हे में तहलील होकर एक गहरी यख बस्ता बेयकीनी में बदल गया। वो आहिस्ता से नूरी की तरफ मुड़ा, जो अब भी इसी तरह बैठी थी। नूरी, इसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, एक खौफनाक ठहराव था। ये डॉक्टर क्या कह रही हैं? नूरी ने सर उठाया। इसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक शदीद उलझन भी थी। मुझे नहीं मालूम। इन्होंने मुझे मशीन पर लटाया। ये झूठ था। बलाज ने सरगोशी की। सब कुछ शुरू से आखिर तक एक झूठ था। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो क्या सोचे, क्या महसूस करे? डॉक्टर, मुझे रिपोर्ट चाहिए। इसने खुद को संभालते हुए कहा। हर चीज जो आपने अभी कही मुझे लिखी हुई चाहिए। जी, वो तैयार हो रही है, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मीर साहब, ये एक बहुत अजीब केस है। ये लड़की, ये जहनी तौर पर मुझे इसकी जहनी हालत से कोई गर्ज नहीं। बलाज ने नूरी को बाजू से पकड़ा और खींचकर खड़ा किया। मुझे मेरा सबूत मिल गया। रात के खाने के लिए मेज सजी हुई थी, मगर माहौल सोगवार था। सरदार हशमत खान अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे थे। जरीना बेगम और बाकी खवातीन की आंखें सुर्ख थी। कोई निवाला नहीं तोड़ रहा था। इसी वक्त बलाज हॉल में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर सुबह वाली परेशानी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सर्द फातिहाना सकून था। उसके पीछे एक मुलाजमा नूरी को तकरीबन घसीटते हुए ला रही थी। बलाज, जरीना बेगम खड़ी हो गई। कहाँ थे तुम? और इस मनहूस को? बैठ जाए अम्मा। बलाज की आवाज हॉल में गूंजी। वो चलता हुआ सीधा अपने दादा के पास आया। सरदार हशमत खान ने नजरें उठाकर इससे देखा। कहाँ थे तुम सारा दिन? बलाज, इंसाफ लेने गया था दादा जान। बलाज ने कहा। आपने कहा था कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। इसने अपनी जेब से एक सफेद मोहरबंद लिफाफा निकाला और इसे मेज पर सरदार हशमत खान के सामने सरका दिया। ये क्या है? सरदार जी ने लिफाफे को घूरते हुए पूछा। सबूत, बलाज ने कहा। शहर के सबसे अच्छे अस्पताल की रिपोर्ट। हॉल में मौजूद सब लोगों ने सांस रोक ली। सरदार हशमत खान ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया, इसकी मेहर तोड़ी और अंदर से कागज निकाला। इनकी उकाबी नजरें तेजी से सतरों पर दौड़ने लगी। वो पढ़ते गए।
और इनके चेहरे के तासुरात सख्त होते गए। जरीना बेगम बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल रही थी। क्या क्या लिखा है इसमें अब्बा जी? इन्होंने हिम्मत करके पूछा। सरदार हशमत खान ने कागज नीचे रखा। इन्होंने पहले बालाज को देखा जिसकी आंखों में एक चमक थी, और फिर फर्श पर सहम कर बैठी नूरी को। इसमें लिखा है, सरदार जी की आवाज भारी हो गई कि ये लड़की नूरी हामला नहीं है। एक लम्हे को हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर खवातीन के दरमियान सरगोशियां शुरू हो गईं। देखा, जरीना बेगम की आवाज में जहर था। मैं ना कहती थी ये झूठी है, मकार है, इसने हमारे बच्चे पर बहतान लगाया। खामोश जरीना, सरदार जी ने हाथ उठाया। बात अभी खत्म नहीं हुई। इन्होंने दोबारा रिपोर्ट की तरफ देखा। इसमें एक और बात लिखी है। वो रुके जैसे इन्हें खुद इन अल्फाज पर यकीन ना रहा हो। इसमें लिखा है कि ये लड़की कुंवारी है। ये दूसरा धमाका था। अब सरगोशियां भी बंद हो गईं। सब साकित थे। जरीना बेगम का मुंह हैरत से खोला रह गया। बालाज ने फातिहाना अंदाज में सबके चेहरों को देखा। सरदार हशमत खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इन्होंने रिपोर्ट को मड़ोड़कर हाथ में पकड़ा और अपनी तमाम तर तवज्जो फर्श पर बैठी नूरी पर मरकूज कर दी। लड़की, इनकी आवाज किसी शेर की तरह धार से कम नहीं थी। नूरी बुरी तरह कांप गई। जी सरदार जी। उठा अपना सर। नूरी ने लरजते हुए सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ के समंदर थे। ये क्या है? सरदार जी ने रिपोर्ट इसकी तरफ उछालते हुए पूछा। तुमने झूठ बोला? नहीं नहीं सरदार जी, तुमने इस हवेली की इज्जत पर कीचड़ उछाला। जरीना बेगम चीखी। तुमने मेरे बेटे पर बहतान बांधा। बोलो, किसके कहने पर किया ये सब? किसने पैसे दिए थे तुझे इस गंदे खेल के लिए? बोलो। नूरी बालाज अब खुद आगे बढ़ा। किसने कहा था मुझ पर इल्जाम लगाने को? नूरी हिस्ट्राई अंदाज में रोने लगी थी। नहीं, खुदा का वास्ता, किसी ने नहीं कहा, किसी ने पैसे नहीं दिए। तो फिर क्यों? सरदार जी धारे। क्यों क्या तुमने ये सब? तुम हामला नहीं हो, तुम्हारे और इसके दरमियान कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ये मां बनने का नाटक क्यों? मैंने सच बोला था, नूरी ने रोते हुए टूटी फूटी आवाज में कहा। क्या सच बोला था? बालाज ने इसके करीब झुककर पूछा। यही कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, ये सच था? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है। नूरी उलझ गई थी। वो खौफ और घबराहट में अल्फाज भूल रही थी। सीधी तरह बताओ, इस रात क्या हुआ था? सरदार जी ने आखिरी बार पूछा। वो तूफान वाली रात क्या बालाज ने तुम्हें छुआ था? हाँ, नूरी ने फौरन कहा। बालाज का दिल धक से रह गया। मैंने तुम्हें कब छुआ? इस रात अंधेरे में, नूरी ने आंसू पूछे। आप गुस्से में थे, आपने मुझे बाजू से पकड़ा था और क्या? बालाज ने दांत पीसते हुए पूछा। नूरी ने एक लम्हे के लिए सबको देखा और इसकी नजरों में अब खौफ के साथ साथ एक मासूमाना अहमकाना उलझन थी। और आपने मुझे किस किया था? एक बार फिर मुकम्मल गहरा नाकाबिले यकीन सन्नाटा फैल गया। हॉल में मौजूद किसी को समझ नहीं आया कि इस बात पर क्या रद्द-ए-अमल देना है। जरीना बेगम जो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी वहीं रुक गई। बालाज जो गुस्से से फट पड़ने को तैयार था वो बस इसे घूरता रह गया। क्या? सरदार हशमत खान, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कत्लो गारत से लेकर बड़े बड़े खानदानी झगड़े देखे थे, वो भी एक लम्हे के लिए गंग हो गए। लड़की, सरदार जी ने अपना माथा पीटते हुए कहा। अगर तुम हामला नहीं हो तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मां बनने वाली हो? नूरी ने सिसकियां भरते हुए जो जवाब दिया, इसने हवेली की बुनियादें हिला दी। क्योंकि फिल्मों में ऐसा ही होता है। क्या? ये आवाज जरीना बेगम की थी। जी, नूरी ने अब ज्यादा एतमाद से कहा, जैसे इसे अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया हो। मैंने एक फिल्म देखी थी शकीला के साथ, मुलाजमों के क्वार्टर में। इसमें हीरो ने हीरोइन को किस किया था और फिर वो इसके बच्चे की मां बन गई थी। वो रोते हुए बालाज की तरफ मुड़ी। आपने भी तो मुझे किस किया था इस रात। मुझे लगा मुझे सच में लगा कि मैं मां बनने वाली हूँ। सब साकित रह गए। बालाज का गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी परेशानी, सब कुछ हवा में तहलील हो गया। उसने नूरी को देखा और फिर अपने दादा को। उसके चेहरे पर एक ऐसा तासुर था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। सरदार हशमत खान ने अपनी आंखें बंद कर ली। इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, मगर ये इनकी समझ से बालातर था। एक 19 साल लड़की जो 21वीं सदी में रह रही थी,
ये समझती थी कि महज किस करने से कोई हमला हो सकता है। या अल्लाह, सरदार जी ने सिर्फ इतना कहा और अपनी कुर्सी पर निढाल होकर गिर पड़े। बालाज वहीं खड़ा था, इस लड़की को देख रहा था जिसने इसकी जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया था। महज एक फिल्म देखकर हवेली की दूसरी मंजिल में, जहां सरदार हशमत खान के छोटे बेटे का खानदान आबाद था, माहौल मरकजी हॉल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ फतह का दबा दबा सा जश्न मनाया जा रहा था। मीर बालाज की चची नुसरत बेगम अपने पुरतैश कमरे में कीमती लिबास पहने टहल रही थी। इनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो जहर में बुझी हुई थी। इनकी बेटी रानिया, जो हवेली की सबसे पढ़ी लिखी और मगरूर लड़की समझी जाती थी, अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए बेचैनी से मां को देख रही थी। अम्मी, रानिया ने बिलाखिर खामोशी तोड़ी। आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? वो नूरी तो एक नंबर की अहमक निकली। किस करने से बच्चा हो जाता है, इसने तंजिया कहका लगाया। सारा खेल ही खराब कर दिया। बालाज तो साफ बच निकला। दादा जान ने तो उसे तकरीबन माफ ही कर दिया है। वो सब इस जाहिल लड़की पर हंस रहे थे। नुसरत बेगम रुक गई। वो अपनी बेटी की तरफ मुड़ी। इनकी आंखों में एक सर्द चमक थी। बच निकला? वो धीरे से मुस्कुराई। नहीं मेरी जान, वो बच्चा नहीं है, वो भी दलदल के पहले कदम पर है। असल दलदल तो अब शुरू होगी। क्या मतलब है आपका? रानिया ने उलझन से नेल पॉलिश की शीशी एक तरफ रखी। मतलब ये, नुसरत बेगम इसके पास बैठ गई और इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, कि इस बालाज का तो मैंने पत्ता ही साफ कर दिया है। वो जो अभी सबके सामने हीरो बनकर घूम रहा है ना, चंद घंटों में वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है, वो लड़की वर्जिन है। बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई रानिया, बात तो अब शुरू हुई है। नुसरत बेगम की आवाज किसी फनकारती हुई नागिन जैसी हो गई। इसने तुम्हारे रिश्ते को ठुकराया। मेरी बेटी, इस हवेली की सबसे खूबसूरत, सबसे पढ़ी लिखी लड़की को उसने मुस्तरद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो सरदार का बेटा है, बड़ा वारिस है। इसने तुम्हें कबूल नहीं किया तो मैं अब इसका जीना हराम कर दूंगी। नुसरत बेगम उठ खड़ी हुई। इनके अंदर की नफरत आतिश फशा की तरह उबल रही थी। मैंने सोचा था ये नूरी वाला काम हो जाएगा। वो हामला हो गई और बालाज की पगड़ी उछलेगी। वो हमेशा के लिए दादा जान की नजरों से गिर जाएगा। फिर जायदाद का वारिस मेरा बेटा बनता, या तुम इसकी बीवी बनकर इस पर राज करती। मगर इस जाहिल नूरी को तो ये भी नहीं पता था कि बच्चा होता कैसा है। तो फिर अब क्या? रानिया ने पूछा। नुसरत बेगम मुस्कुराई। वो अपने बिस्तर के मैट्रेस के नीचे झुकी और एक छोटा सा सस्ता सा फोन निकाला। अम्मी, ये किसका फोन है? ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। नुसरत ने फोन किया। इस लड़की नूरी को बालाज के कमरे में किसने भेजा था जानती हो? रानिया की आंखें हैरत से फैल गईं। आपने? हाँ, नुसरत ने फखरिया कहा। इस रात जब तूफान आया था, मुझे पता था बालाज शहर से आया है और अकेला है। वो थका हुआ भी था और उसने शराब भी पी रखी थी। और बेवकूफ, मैंने जानबूझकर इस नूरी को, जो हवेली की सबसे डरपोक और बेवकूफ मुलाजमा है, इसके कमरे में पानी का जग रखने भेजा। मगर क्यों? आपको कैसे पता था? मुझे पता था वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नुसरत की आंखों में एक शैतानी चमक थी। मर्द जब नशे में होता है तो वो सरदार नहीं, सिर्फ एक जानवर होता है। और मैं इसके कमरे के दरवाजे के पास छुपी हुई थी। इसने फोन की गैलरी खोली और एक वीडियो प्ले की। रानिया ने झुककर फोन की छोटी सी स्क्रीन पर देखा। वीडियो अंधेरे में दरवाजे की दरार से बनाई गई थी। वो धुंधली थी मगर सब कुछ वाज़ेह था। वीडियो में मीर बालाज नजर आ रहा था। वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। नूरी जग रखकर जैसे मुड़ी, बालाज ने इसे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। नहीं मीर, जाने दे, खुदा के लिए। नूरी की कांपती दबी दबी सी आवाज वीडियो में साफ सुनाई दे रही थी। कहीं नहीं जाओगी तुम? बालाज की आवाज नशे में भारी थी और फिर इसने जबरदस्ती नूरी को पकड़ा और इसे चूम लिया। ये वो किस था जिसका नूरी जिक्र कर रही थी। ये कोई रोमानवी बोसा नहीं था। ये एक नशे में धुत ताकतवर मर्द का एक कमजोर सहमी हुई लड़की पर हमला था। नूरी ने इसे धक्का देने की कोशिश की मगर बालाज ने इसे जकड़े रखा। फिर चंद सेकंड बाद वो खुद ही लड़खड़ा कर पीछे हटा और
बिस्तर पर गिर गया। नूरी रोती हुई कमरे से भाग निकली। वीडियो वहीं खत्म हो गई। रानिया का मुंह खुले का खुला रह गया। अम्मी ये तो देखा, नुसरत बेगम ने फातिहाना कहका लगाया। वो अहमक लड़की समझती रही कि वो हामला हो गई है और वो सरदार का बेटा। वो इतना नशे में था कि उसे याद ही नहीं कि उसने क्या किया। वो सच में समझ रहा था कि उसने इसे छुआ तक नहीं। नुसरत बेगम की उंगलियां तेजी से फोन पर चलने लगी। वो डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर अपनी बेगुनाही का जश्न मना रहा है ना? इसने दादा जान को साबित कर दिया कि वो बाप नहीं बनने वाला। मगर अब वो ये कैसे साबित करेगा कि वो बदकिरदार, झूठा और जालिम इंसान नहीं है? आप क्या करने वाले हैं? रानिया ने लड़ती आवाज में पूछा। मैं ये वीडियो इस अनजाने नंबर से हवेली के हर बड़े को भेज रही हूँ। इसने सेंड का बटन दबाया। अब खेल शुरू होगा रानिया। नुसरत बेगम ने फोन को ऑफ करके वापस छुपा दिया। अब देखते हैं कि वो अपनी पाक दामनी का सबूत कैसे देता है। इसने तुम्हें ठुकराया था, अब वो इस हवेली में नजर उठा कर नहीं देख सकेगा। जायदाद का वारिस बनना तो दूर की बात है, वो अब इस हवेली में रह भी नहीं पाएगा। रात का खाना मेज पर लगा हुआ था, मगर माहौल अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आया था। नूरी को मुलाजमों के क्वार्टर में बंद कर दिया गया था और खानदान के लोग इस अजीबो गरीब इंकशाफ को हजम करने की कोशिश कर रहे थे। बलाज खामोश बैठा था। वो जीत तो गया था मगर खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। नूरी की बेवकूफी ने इसे एक ऐसे अजाब में मुब्तला कर दिया जिसका इसने तस्वुर भी नहीं किया था। सरदार हशमत खान तस्बीह पर उंगलियां फेर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, इन्होंने बिलाखिर कहा, इज्जत बच गई। बलाज बेटा, मुझे तुम पर अफसोस है। तुम इतने लापरवाह हो गए हो कि कोई भी तुम पर उंगली उठा सकता है। आइंदा एहतियात करना। जी दादा जान, बलाज ने धीमे लहजे में कहा। और इस लड़की को, जरीना बेगम ने गुस्से से कहा, इसे कल सुबह ही हवेली से दफा करें। अहमक कहेंगी। नहीं जरीना, सरदार जी ने कहा, वो यहीं रहेगी। वो जाहिल है, बदकिरदार नहीं। सजा इसे जहालत की नहीं बदकिरदारी की मिलनी चाहिए थी। वो बेगुनाह है। इसी लम्हे एक तेज बीप की आवाज आई। सरदार हशमत खान ने चौंक कर अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। वो इसे सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। कौन इस वक्त? इन्होंने बड़बड़ाते हुए स्क्रीन ऑन की। एक नामालूम नंबर से वीडियो मैसेज आया था। दूसरी आवाज जरीना बेगम के फोन से आई जो इनके पास ही पड़ा था। तीसरी आवाज मीर बालाज के अपने फोन से आई। तीनों ने बेवक्त अपने अपने फोन पर मैसेज खोले। हॉल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक वीडियो के प्ले होने की दबी दबी सी आवाज आने लगी। वही आवाज, नूरी की घुटी घुटी चीख, नहीं मीर, जाने दे। इस जरीना बेगम ने फोन को ऐसे देखा जैसे इन्होंने सांप देख लिया हो। इनके हाथ कांपने लगे। ये क्या? इन्होंने फोन मेज पर गिरा दिया। सरदार हशमत खान का चेहरा जो भी सुकून में था एक लम्हे में पत्थर का हो गया। इनकी आंखें जो भी नरम पड़ रही थी अब दहकते हुए अंगारों में बदल गई। और बालाज अपनी स्क्रीन पर वो मंजर देख रहा था जो इसके जहन से मिट चुका था। वो धुंधली वीडियो, वो नशे में धुत वजूद, वो खुद था। इसे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। वो रात, वो तूफान, वो नशा और इस नौकरी को पकड़ना। ऐसे याद आ गया कि इसने इसे चूमा था। इसका दिमाग सुन हो गया। इसने दादा जान से झूठ बोला था। इसने सबसे झूठ बोला था कि इसने इसे छुआ तक नहीं। वो बेशक इस वक्त ये सच समझ रहा था मगर सच ये नहीं था। सच अब इसके फोन की स्क्रीन पर चल रहा था। बालाज, सरदार हशमत खान की आवाज नहीं थी, ये एक धाड़ थी। वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। इनका पूरा वजूद गुस्से से कांप रहा था। दादा जान, मैं बालाज के पास अल्फाज नहीं थे। तुमने हम सबसे झूठ बोला। सरदार जी चीखे, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं अब्बा जी, जरीना बेगम ने रोते हुए कहा, ये सच नहीं हो सकता। ये वीडियो झूठी है। झूठी है? इस वक्त नुसरत बेगम और रानिया हॉल में दाखिल हुई, चेहरे पर मसनूई हैरत सजाए। हाय अल्लाह अब्बा जान, क्या हुआ? कैसी आवाजें आ रही हैं? नुसरत की नजर जरीना बेगम के फोन पर पड़ी, वीडियो पर पड़ी। या खुदा, ये तो बालाज है और ये वही लड़की है। इसका मतलब वो सच कह रही थी। नहीं, बालाज चीखा, ये सच नहीं है। मतलब मैं नशे में था, मुझे याद नहीं था मैंने इससे हमला नहीं किया। खामोश। सरदार हशमत खान ने हाथ उठाया। मसला हमला होने का नहीं है, मसला तुम्हारे किरदार का है।
बालाज, मसला तुम्हारे झूठ का है। तुमने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया। तुमने एक गरीब मुलाजमा पर हाथ उठाया और फिर तुमने हम सबकी आंखों में धूल झोंकी। तुमने कहा तुमने इसे छुआ तक नहीं। बालाज के पास कोई जवाब नहीं था। वो मुजरिम था, वो झूठा साबित हो चुका था। डॉक्टर की रिपोर्ट जो आधा घंटे पहले इसकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट थी, अब रद्दी का एक टुकड़ा लग रही थी। तुम मेरे पोते नहीं हो सकते, सरदार जी ने कांपती आवाज में कहा। तुम इस सरदारी के लायक नहीं हो, निकल जाओ इस हवेली से फौरन। बालाज साकित खड़ा रहा। इसकी दुनिया एक ही रात में 2 बार उलट चुकी थी। नुसरत बेगम कोने में खड़ी अपनी बेटी रानिया के कान में सरगोशी कर रही थी। देखा, पत्ता साफ। नुसरत बेगम के चेहरे पर महसूस होने वाली मुस्कुराहट थी जिससे कोई ना देख सका। 10 साल बाद सुरमई आसमान ने लंदन की सड़कों को एक उदासी में लपेट रखा था। बारिश की बूंदें फुटपाथ से टकरा कर एक मध्यम शोर पैदा कर रही थी। तेज हवा के झोंके छतरियों से गिर रहे थे। इसी हुजूम में मीर बालाज खान स्याह ओवरकोट पहने तेज कदमों से चल रहा था। गुज़िश्ता 10 सालों ने इसे मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। इसके चेहरे पर अब वो लापरवाह जवानी या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पुख्ता सर्द मेहरी थी। इसकी आंखें जो कभी हवेली के वारिस होने के गरूर से चमकती थीं, अब लंदन के कारोबार की दुनिया की थकन और हिसाब किताब से भरी थीं। वो अब से बालाज नहीं था, वो बीके था, एक कामयाब प्रॉपर्टी टाइकून जिसने अपनी जड़ों से भागकर एक नई सल्तनत खड़ी कर ली थी। वो एक अहम मीटिंग से निकला था। इसका दिमाग लाखों पाउंड के एक सौदे में उलझा हुआ था जब इसकी जेब में फोन ने इर्ताश किया। ये वो महज रिंगटोन थी जो इसने सिर्फ एक नंबर के लिए रखी थी, एक ऐसा नंबर जिसे वो नजरअंदाज करने का आदी हो चुका था। इसने फोन निकाला, अम्मा कॉलिंग लिखा था। इसने फोन काटना चाहा जैसे कि वो पिछले कई महीनों से करा था, लेकिन इस बार कुछ था जो इसने कॉल उठा ली। हेलो, इसकी आवाज पाठ थी, अंग्रेजी लहजे में रची हुई। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर इसकी माँ जरीना बेगम की थकी हुई आवाज आई। बालाज बेटा, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। मैं मीटिंग में हूँ अम्मा, जल्दी बोले, इसने बेरुखी से कहा, हालांकि वो सड़क पर था। बेटा, इसकी माँ की आवाज टूट गई। बालाज, वो तुम्हारे दादा जान, इनकी तबीयत बहुत खराब है। बालाज के कदम एक लम्हे को रुके। इसने आंखें बंद की। अम्मा, वो पिछले 5 साल से बीमार है। आप हर बार यही कहती हैं। नहीं बालाज, इसकी माँ की आवाज में एक ऐसी शिद्दत थी जिसने बालाज को चौंका दिया। इस बार अलग है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो बस तुम्हें याद कर रहे हैं। बालाज कहाँ है? मेरे वारिस को बुलाओ। बेटा, 10 साल हो गए हैं, खुदा के लिए आ जाओ। इससे पहले के बालाज को लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर बर्फ की सिल रखती हो। 10 साल, इससे 10 साल से इस हवेली की दहलीज पर कदम नहीं रखा था। इस रात के बाद जब वो वीडियो सामने आई थी, जब इसके दादा ने इसे झूठा और बदकिरदार करार दिया था, वो अगले दिन सब कुछ छोड़कर लंदन आ गया था। अम्मा, मैं बस एक बार आ जाओ। इसकी माँ इल्तिजा कर रही थी। अपनी माँ का मान रख लो, इनकी आखिरी ख्वाहिश। बालाज ने पूरी बात भी नहीं सुनी और खामोशी से फोन बंद कर दिया। वो वहीं फुटपाथ पर खड़ा रह गया। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। लोग इससे टकरा कर गुजर रहे थे। इसका दिमाग जो भी पाउंड और मीटिंग में गुम था, अचानक 10 साल पीछे चला गया। वो राहदारी, वो वीडियो, दादा जान का गुस्से से सुर्ख चेहरा। वो हमेशा की तरह फोन बंद करके आगे बढ़ जाना चाहता था, लेकिन इस बार वो बेचैन हो गया। आखिरी ख्वाहिश, वारिस, ये अल्फाज इसके अंदर इस किले में दरारें डाल रहे थे जो उसने 10 साल लगाकर बनाया था। वो मुड़ा, मीटिंग, सौदे, सब कुछ बेमायनी लग रहा था। वो सीधा अपने पेंट हाउस गया, अपने असिस्टेंट को कॉल की और पाकिस्तान के लिए पहली दस्तयाब फ्लाइट की टिकट बुक करने का कहा। 2 दिन बाद बालाज जब हवेली पहुंचा तो सूरज गरूब हो रहा था। वही पुराना गेट, वही बूढ़ा दरबान, वही ऊंची दीवारें, सब कुछ वैसा ही था, मगर हर शय पर वक्त की एक गिर्द जमी थी। हवेली के शानो शौकत में अब एक उदासी शामिल हो गई थी। वो गाड़ी से उतरा, इसके कदम भारी थे। वो इस जगह पर वापस आ गया था जहां से वो भागा था। बालाज, मेरा बच्चा। जरीना बेगम बरामदे में भागती हुई आई। वो 10 सालों में कितनी बूढ़ी हो गई थी। इनके बाल चांदी की तरह सफेद हो चुके थे।
कमर झुक गई थी। वो बालाज से लपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। बालाज ने इन्हें मजबूती से थाम लिया। इसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी नफरत अपनी माँ की हालत देखकर पिघल गई। अम्मा बस करें, अब मैं आ गया हूँ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरीना बेगम ने आंसू पोंछे हुए कहा, जाओ बेटा, इनके पास वक्त कम है। बालाज अपना बैग वहीं छोड़कर तेज कदमों से दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ा। हवेली के मुलाजिम इससे हैरत और खौफ से देख रहे थे। वो दादा जान के कमरे के दरवाजे पर रुका। अंदर से दवाओं की तेज बू आ रही थी। वो हिम्मत जमा करके अंदर दाखिल हुआ। सरदार हशमत खान बिस्तर पर लेटे थे। वो अजीम पुरोब इंसान अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा लग रहे थे। इनकी आंखें बंद थीं, सांसें उखड़ी उखड़ी से थीं। दादा जान, बालाज की आवाज बामुश्किल निकली। सरदार हशमत खान ने धीरे से आंखें खोली। एक लम्हे के लिए इनकी आंखों में उलझन तैरी, फिर एक पहचान की चमक आई। इन्होंने अपना कमजोर कांपता हुआ हाथ उठाया। बालाज दौड़ कर इनके पास गया और इनका हाथ थाम लिया। आ गए। सरदार जी की आवाज एक सरगोशी थी, मेरा वारिस। बालाज कुछ न कह सका, बस इनका हाथ थामते सर झुकाए बैठा रहा और वो ससक के रोते रहे। बालाज दादा जान के कमरे से निकला तो उसका दिल बोझल था। वो बरामदे में आकर बैठ गया। हवेली की खामोश काट खाने को दौड़ रही थी। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां बोझल सन्नाटे थे। यहाँ आकर इसे पता चला कि नूरी की भी शादी हो चुकी है और अब वो हवेली नहीं रहती। वो अपनी सोचों में गुम था। मीर खान, एक धीमी आवाज ने इसे चौंकाया। इसने मुड़कर देखा। एक मुलाजमा एक व्हीलचेयर को धकेलती हुई ला रही थी। इस व्हीलचेयर पर जो औरत बैठी थी, इसे पहचानने में बालाज को चंद सेकंड लगे। नुसरत चाची, वो औरत जो कभी हवेली में अपनी चालाकी और खूबसूरती के लिए मशहूर थी, अब एक बेजान गुड़िया की तरह व्हील चेयर पर थी। इनके चेहरे का एक हिस्सा फॉलिज ज़दा लग रहा था और इनकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। बालाज अपनी जगह पर खड़ा हो गया। नुसरत बेगम ने मुलाजमा को जाने का इशारा किया। वो दोनों बरामदे की खामोशी में अकेले रह गए। सुना तुम आ गए। नुसरत बेगम की आवाज भी बामुश्किल निकल रही थी। चाची, ये सब कैसे हुआ? बालाज ने हमदर्दी से पूछा। इसके दिल में 10 साल पुरानी नफरत की जगह अब एक अजीब सी अफसुर्दगी ने ले ली थी। नुसरत बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। बालाज, मुझे माफ कर दो बेटा। बालाज जो इनसे किसी तंज की तवक्को करा था, इस रद्द अमल पर दंग रह गया। मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। वो रोते हुए हिचकियां लेने लगी। मैंने इस हवेली के लिए, इस जायदाद के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। चाची, क्या हुआ आपको? एक्सीडेंट। वो तलखी से हंसी। नहीं, बल्कि ये अल्लाह का अजाब था। जिस दिन तुम गए थे, इससे 1 साल बाद मैं रानिया के लिए एक अच्छा रिश्ता देखने शहर जा रही थी। बहुत खुश थी मैं कि अब सब मेरा होगा। और मेरी गाड़ी का एक बुरा एक्सीडेंट हुआ। अल्लाह ने मुझे वहीं रोक दिया और मेरी टांगे छीन ली। वो अपने बेजान पैरों को देखते हुए बोली, पिछले 8 साल से मैं इस कुर्सी पर हूँ। मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने ये सब किया, वो मुझे छोड़कर दुबई चला गया। इसे अपनी माजूर माँ से शर्म आती है। बालाज खामोशी से सुनता रहा। मैं हर रोज मरती हूँ बालाज। नुसरत ने इसके हाथ पकड़े कोशिश की। इस रात इस नूरी को मैंने तुम्हारे कमरे में भेजा था। वो वीडियो वो मैंने बनाई थी। मैंने सबको भेजी थी। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूँ चाची। बालाज ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो। वो बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली। बालाज ने आगे बढ़कर इनके सर पर हाथ रखा। इसके दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था। चाची, जो होना था वो हो गया। अल्लाह ने आपको भी सजा दी और मुझे भी। आप हिम्मत करें, हौसला रखें। इसकी आवाज में इतनी पुख्तगी और ठहराव था कि नुसरत बेगम इसे हैरत से देखने लगी। ये वो बालाज नहीं था जिसे उन्होंने तोड़ा था। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था। इसी वक्त एक और गाड़ी हवेली के पोर्च पर आकर रुकी। इसमें से एक औरत उतरी। इसने महंगा लिबास पहना हुआ था। इसके चेहरे पर मेकअप तो था, मगर वो इसकी आंखों की वीरानी को छुपा नहीं पा रहा था। वो रानिया थी। इससे खबर मिल गई थी कि मीर बालाज खान 10 साल बाद वापस आ गया है।
वो तेज कदमों से चलती हुई बरामदे में आई और वहीं ठिठक गई। इसका इश्क, वो शख्स जिसकी मोहब्बत में वो पागल थी, अब एक अजनबी मर्द बनकर इसकी माजूर माँ को तसल्ली दे रहा था। बालाज। रानिया की आवाज में ना खुशी थी, ना हैरत, सिर्फ एक खालीपन था। बालाज ने मुड़कर देखा। रानिया, वो लड़की जो कभी हवेली का चांद कहलाती थी, अब बुझी हुई लग रही थी। रानिया कैसी हो? बालाज ने खड़े होते हुए पूछा। रानिया तल्खी से मुस्कुराई। जिंदा हूं। वो अपनी माँ की व्हीलचेयर के पास आई, मगर इससे देखा तक नहीं। इसकी नजरें सिर्फ बालाज पर थी। तुम्हारी आमद का सुनकर आना पड़ा। इसने कहा, दादा जान से मिलने आए हो या अपनी सल्तनत वापस लेने? रानिया नुसरत बेगम ने इसे टोका। चुप करें अम्मी। रानिया पहली बार चीखी। आपकी वजह से, सब आपकी वजह से हुआ। आपने इसे यहाँ से भगाया और मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। क्या मतलब? बालाज ने उलझन से पूछा। मेरी शादी हो गई बालाज, रानिया ने कहा। इसकी आवाज कांप रही थी। जिस अमीरजादे से आपने मेरी शादी करवाई थी ना, वो सब कुछ था, बस इंसान नहीं था। रानिया, मैं खुश नहीं हूं बालाज। रानिया की आंखों में आंसू चमके। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैं इसे वो नहीं दे सकी जो इसे चाहिए था। मैं इसे औलाद नहीं दे सकी। बालाज साकित रह गया। वो मुझे बांझ कहता है। रानिया की आवाज में 10 साल का जहर था और पिछले महीने इसने दूसरी शादी कर ली। एक बेटा पाने के लिए इसने मुझे इसी हवेली में फेंक दिया, मेरी इस माजूर माँ के पास। वो बालाज के करीब आई। अजीब खेल है ना बालाज, तुम्हें एक ऐसे बच्चे के लिए जलावतन कर दिया गया जो तुम्हारा था ही नहीं, और मेरी जिंदगी उस बच्चे के लिए बर्बाद हो गई जो मेरा हो ही नहीं सका। बालाज के पास कहने को कुछ नहीं था। वो इस बरामदे में खड़ा था। एक तरफ इसकी चची थी जिसने अपनी चालों से सब बर्बाद किया और अब खुद बर्बाद थी, और दूसरी तरफ वो औरत थी जो कभी इसकी मोहब्बत थी और अब वक्त के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। और इन सब के बीच में वो खुद खड़ा था, 10 साल का कर्ज चुकाने के लिए वापस आया था। सरदार हशमत खान की मौत को 3 दिन गुजर चुके थे। हवेली की दीवारों पर उदासी और एक अनजानी बेचैनी का राज था। फातह ख्वानी के लिए आने वालों का तांता बंधा हुआ था, लेकिन खानदान के अफराद के दरमियान एक सर्द खामोशी थी। सब जानते थे कि असल तूफान अब आने वाला है। बालाज इन 3 दिनों में बहुत कम बोला था। वो एक रोबोट की तरह तमाम रसूमात अदा करता रहा। इसका वजूद हवेली में था, मगर इसकी रूह लंदन की किसी मसरूफ सड़क पर भटक रही थी। चौथे दिन असर के बाद खानदान के पुराने वकील कागजात से भरा एक ब्रीफकेस लिए हवेली पहुंचे। सबको मरकजी हॉल में जमा होने का कहा गया। माहौल में तनाव उरूज पर था। जरीना बेगम एक कोने में तस्बीह पढ़ रही थी। नुसरत बेगम अपनी व्हीलचेयर पर साकित बैठी थी। इनकी आंखें बेतासुर थीं, जैसे इन्हें किसी चीज की उम्मीद ही ना हो। रानी अपनी माँ के पास खड़ी थी। इसका चेहरा सपाट था। वो 10 सालों में इतनी तलखियां देख चुकी थी कि अब इसे किसी भी नतीजे से फर्क नहीं पड़ता था। और इन सबके सामने मीर बालाज खान बैठा था, पूरे एतमाद, पुरसकून और मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक। वकील साहब ने चश्मा दुरुस्त किया और गला खंखाड़ा। मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सरदार हशमत खान मरहूम ने अपनी जिंदगी में ही अपनी वसीयत लिखवा दी थी, जो मेरे पास महफूज थी। सबने सांस रोक ली। इन्होंने अपनी वसीयत में 10 साल पहले एक तरमीम की थी। वकील साहब ने नुसरत बेगम की तरफ एक लम्हे के लिए देखा और फिर कागज पर नजरें जुमा ली। कानून के मुताबिक मैं वसीयत का आखिरी और हतमी हिस्सा पढ़कर सुनाता हूँ। वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं सरदार हशमत खान अपने पूरे होशो हवास में अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, इस हवेली, तमाम ज़रई ज़मीनों और कारोबार का वाहिद वारिस अपने पोते मीर बालाज खान वल्द मीर शेर अफगन खान को मुकर्रर करता हूँ। हॉल में मौत का सा सन्नाटा छा गया। जरीना बेगम ने आंखें बंद करके शुक्र का कलमा पढ़ा। नुसरत बेगम ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहती। रानिया ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। बालाज वैसे ही साकित बैठा रहा, जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। वकील ने कागजात समेटे। मीर बालाज साहब, मुबारक हो, कानूनन सब कुछ आपका है। बालाज आहिस्ता से अपनी जगह से उठा। इसने सब पर एक नजर डाली। वकील साहब, बालाज की आवाज हॉल में गूंजी। दादा जान ने यह वसीयत गुस्से में और दुख में लिखी थी। वकील ने हैरत से इसे देखा। बेटा, वसीयत वसीयत होती है नहीं। बालाज ने नफी में सर हिलाया। इंसाफ इंसाफ होता है। वो चलता हुआ अपनी चची नुसरत बेगम के पास आया, जो अब लर्ज रही थी।
ये सोच कर के बलाज अब इन्हें इस हवेली से निकाल बाहर करेगा। चची, बलाज उनके सामने झुका। आपने मुझसे माफी मांगी, मैंने आपको माफ किया या नहीं ये अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपना फैसला आज ही सुनाऊंगा। वो सीधा हुआ। दादा जान की जायदाद पर मेरा कोई हक नहीं। बलाज, जरीना बेगम चीखी, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा हक है। नहीं अम्मा, बलाज ने अपनी माँ की तरफ मुड़कर नरमी से कहा, मेरा हक वो है जो मैंने लंदन में अपनी मेहनत से बनाया। ये विरासत एक बोझ है और मैं ये बोझ उठाने को तैयार नहीं। वो वापस रानी और नुसरत बेगम की तरफ मुड़ा। ये हवेली, इसने चारों तरफ देखा। इस हवेली का इंतजाम आज से रानियों के सपुर्द है। रानियों ने नकाबले यकीन नजरों से बलाज को देखा। बलाज, ये हवेली और इससे मुंसलिक जमीनें चची और आपकी हैं। बलाज ने फैसला सुनाया। दादा जान के कारोबार का 50% हिस्सा और इसका मुनाफा रानिया आपका और चची का है, और आपकी जरूरियात, चची का इलाज सब इसी से पूरा होगा। नुसरत बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, हमने तुम्हारे साथ, आपने जो किया उसका हिसाब आप अल्लाह को देंगी। बलाज की आवाज में ठहराव था। मैं से वो करा हूं जो मुझे सही लगता है। दादा जान का वारिस मैं था, लेकिन इनकी जायदाद का वारिस वो है जिसे इसकी जरूरत है, और वो आप लोग हैं। इसने रानिया की तरफ देखा। रानिया, आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे यकीन है आप ये सब मुझसे बेहतर संभाल सकती हैं। आपका शौहर अगर वो आपको तंग करे तो याद रखिएगा, लंदन में आपका एक भाई भी है और इसका वकील भी। रानिया, जिसने 10 सालों में आंसू नहीं बहाए थे, इसकी आंखें नम हो गई। वो कुछ न कह सकी, बस सर हिला दिया। बलाज ने वकील को देखा। अंसारी साहब, कागजात तैयार करें, मैं हर चीज पर दस्तखत करने को तैयार हूँ। 50% रानिया और नुसरत बेगम के नाम, बाकी 50% हवेली के पुराने मुलाजमों और इस गांव के गरीबों के लिए एक ट्रस्ट के नाम। और तुम? वकील ने हकलाते हुए पूछा। तुम्हारा हिस्सा? मेरा हिस्सा? बलाज मुस्कुराया। मेरा हिस्सा मेरी माँ है। वो अपनी माँ के पास गया और उनका हाथ थाम लिया। अम्मा, मेरे साथ चलें। कहाँ बेटा? जरीना बेगम ने उलझन से पूछा। लंदन, मेरे घर। लेकिन बेटा, ये हवेली मेरा, इसने बजट काटी। ये हवेली अब आपकी नहीं रही अम्मा, बलाज ने दर्द से कहा। और सच कहूं तो मेरी भी कभी नहीं थी। मुझे यहाँ की दीवारों से घुटन होती है। 10 साल पहले मैं यहाँ से भागा था, आज मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इसने अपनी माँ को खड़ा किया। सामान बांध लें, हम कल सुबह की फ्लाइट से निकल रहे हैं। अगली सुबह बलाज और जरीना बेगम का सामान गाड़ी में रखा जा रहा था। नुसरत बेगम व्हीलचेयर पर बरामदे में आई थी। रानी इनके पीछे खड़ी थी। जरीना बेगम रोते हुए नुसरत से गले मिली। अपना ख्याल रखना नुसरत, जो हुआ इससे भूल जा। मुझे माफ कर देना भाभी, नुसरत ने रोते हुए कहा। बलाज ने रानिया की तरफ देखा। सब संभाल लेंगी आप? हाँ, रानिया की आवाज में एक नई हिम्मत थी। शुक्रिया बलाज, इस इंसाफ के लिए जो तुमने किया। शायद अब मैं कभी खुद को माफ कर सकूं। बलाज ने सिर्फ सर हिलाया। इसने अपनी माँ को सहारा दिया और गाड़ी में बिठाया। इसने खुद ड्राइविंग सीट संभालने से पहले आखिरी बार इस हवेली को देखा। वो हवेली जो इसका घर थी, फिर इसका अजाब बनी और आज वो इससे आजाद हो गया था। इसने गाड़ी स्टार्ट की और बगैर पीछे देखे गेट से निकाल ली। लंदन, 1 हफ्ते बाद। बीके टावर्स की 35वीं मंजिल पर बलाज अपने दफ्तर में खड़ा शीशे की दीवार से बाहर के मंजर को देख रहा था। वो वापस आ गया था अपने घर। दरवाजे पर दस्तक हुई। कमेन। सोफिया, इनकी कंपनी की चीफ लीगल ऑफिसर, हाथ में कुछ फाइल लिए दाखिल हुई। वो एक पुरएतमाद, ज़हीन और खूबसूरत औरत थी, जिसने पिछले 8 सालों में बलाज के कारोबार को कानूनी पेचीदगियों से बचाया था। वेलकम बैक बॉस, वो मुस्कुराई। सुना आपने पाकिस्तान में सबको हैरान कर दिया? बलाज मुस्कुराया। तुम्हें कैसे पता? मेरे पास हर चीज की खबर होती है मीर बलाज खान। सोफिया ने फाइलें मेज पर रखते हुए कहा। आपने अपनी आधी से ज्यादा विरासत खैरात कर दी। आपके शेयर होल्डर्स ये सुनकर शायद खुश ना हो। मैंने वो किया जो जरूरी था। सोफिया, वो मेरा था ही नहीं। बलाज उसकी तरफ मुड़ा। वैसे मेरी माँ कैसी हैं? इन्हें नए घर में सेट होने में कोई मसला तो नहीं? आंटी बिल्कुल ठीक है, सोफिया ने नरमी से कहा। मैं कल इनके साथ चाय पीकर आई हूँ। वो लंदन में बहुत खुश लग रही हैं। शुक्रिया, बलाज ने कहा। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, ये मेरा काम है। बलाज। सोफिया वापस मुड़ने लगी। सोफिया, वो रुकी। बलाज उसके करीब आया। तुमने 8 साल इंतजार किया है। सोफिया ने हैरत से देखा। किस चीज का? मेरा। बलाज ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम जानती थी कि मैं टूटा हुआ हूं। तुम जानती थी कि मैं माजी में कैद हूं। तुमने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रही। सोफिया की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। बलाज, मैं पाकिस्तान गया था। बलाज ने इसका हाथ थामा।
اور میں اپنے سارے غم وہیں چھوڑ آیا ہوں. میں نے سارے قرض چکا دیے ہیں, میں نے سارے حساب بند کر دیے ہیں. اس نے گہری سانس لی. میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کا آخری اور سب سے اہم فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ صوفیہ کی آواز کانپ گئی. تم نے 8 سال میری کمپنی کے لیے لیگل معاملات سنبھالے ہیں. بالاج مسکرایا. کیا تم میری زندگی کے لیگل معاملات سنبھالنا پسند کرو گی؟ صوفیہ ہنس پڑی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کیسا پرپوزل ہے؟ یہ ایک بزنس مین کا پرپوزل ہے. بالاج نے اس سے اپنے قریب کیا. صوفیہ, کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ صوفیہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی, جیسے اس لمحے کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہی تھی. ہاں, اس سے سرگوشی کی. ہاں, میں تم سے شادی کروں گی. بالاج نے اس سے گلے لگا لیا. باہر لندن کا آسمان صاف و روشن تھا. 3 مہینے بعد ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں بالاج اور صوفیہ نے شادی کر لی. زرینہ بیگم نے اپنے بیٹے کو خوش اور آباد دیکھ کر سکھ کا سانس لیا. بالاج نے ماضی کو مکمل طور پر خیرباد کہہ دیا تھا. اسے ثابت کر دیا تھا کہ اصل وراثت جائیداد یا حویلیاں نہیں ہوتی, بلکہ وہ فیصلے ہوتے ہیں جو انسان خود کرتا ہے, اور اس نے اپنی خوشی کا فیصلہ خود کیا تھا.